powered by ITIL. गेमिंग इंडस्ट्री में इन दिनों एक चाइनीज गेम ने तहलका मचाया हुआ है। ब्लैक मिथ वुकोंग नाम के एक वीडियो गेम ने रिकॉर्ड बना दिया। रिलीज होने के पहले 3 दिन के अंदर ही इस गेम की 1 करोड़ प्रतियां बिक गई। तब से लगातार ये गेम चर्चा का विषय बना हुआ है। किस बारे में है ये गेम? शॉर्ट में बताएं तो सन वुकोंग यानी मंकी गॉड को एक चट्टान पर कैद कर लिया जाता है। आजाद होने के लिए उसे 6 चीजों की जरूरत है, 6 अवशेष जो 6 इंद्रियों से संबंधित हैं: आंख, नाक, जीभ, शरीर और मस्तिष्क। ये अवशेष पाने के लिए उसे अलग अलग शक्तियों से लड़ना पड़ता है। ये कहानी आधारित है 16वीं शताब्दी में लिखे गए एक उपन्यास पर, जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। अब हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जर्नी टू द वेस्ट में जिस वेस्ट की बात कही गई, असल में वो इंडिया है। ब्लैक मिथ वुकोंग का इंडिया से क्या कनेक्शन है? कौन था वो साधु जो भारत की यात्रा पर आया था? भारत आने के पीछे इस साधु का उद्देश्य क्या था? और उसके साथ आए 4 मिथकीय जानवर कौन थे? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है 7वीं शताब्दी से। लगभग 602 ईस्वी में चीन के हेनान प्रांत में एक बालक का जन्म हुआ। चेन हुई नाम पड़ा। चेन हुई का बड़ा भाई एक बौद्ध मठ का मॉन्क हुआ करता था। उसी से प्रभावित होकर चेन हुई ने तय किया कि वो भी बौद्ध साधु बनेगा। 16 साल की उम्र तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर चेन हुई के प्रांत में गृह युद्ध छिड़ गया और दोनों भाई वहां से भाग निकले और एक दूसरे मठ में शरण ले ली। चेन हुई की उम्र अभी मात्र 16 साल थी, लेकिन दिमाग तेज था, लिहाजा उसने नई जगह जाकर एक सीनियर साधु से दीक्षा ली और उनके सानिध्य में बुद्ध धर्म के कठिन और एडवांस समझे जाने वाले ग्रंथ पढ़ने लगा। कुछ साल यूं ही अध्ययन करने के बाद चेन हुई खुद भी साधु बन गया और उसे एक नया नाम मिला, जुआन जांग। अब यहां से कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि 20 साल का जुआन जांग कंफ्यूज हो जाता है। ग्रंथों की कई बातें उसे समझ नहीं आती। बड़ी दिक्कत ये थी कि सारी किताबें चीनी भाषा में थी, जिन्हें इंडिया से चीन जाकर ट्रांसलेट किया गया। अंत में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जुआन जांग फैसला करता है कि वो इंडिया जाएगा। जुआन जांग ने फायान के बारे में सुना था। फायान 4वीं सदी में भारत आए थे और यहाँ से कई बौद्ध ग्रंथ वापस चीन ले गए थे। जुआन जांग को उम्मीद थी कि फायान की तरह उसे भी नए ग्रंथ मिल जाएंगे। इंडिया जाने के लिए वो सम्राट से परमिशन मांगता है, लेकिन सम्राट कर देते हैं इनकार। जुआन जांग इसके बावजूद भारत जाने का फैसला करता है और इस तरह 629 ईस्वी में शुरू होती है वो यात्रा, जिसका जिक्र इतिहास की महानतम यात्राओं में से एक में होता है। जुआन जांग को हम भारत में हेन सांग के नाम से जानते हैं। 16वीं शताब्दी में चीन में उनकी कहानी पर बेस्ड एक नॉवेल लिखी गई, एक मिथकीय कहानी। इस कहानी में हेन सांग की भारत यात्रा का जिक्र है, लेकिन कुछ मिथकीय किरदारों के साथ। जर्नी टू द वेस्ट नाम की इस नॉवेल के अनुसार हेन सांग की भारत यात्रा के दौरान 4 लोग उनके साथ थे। पहला सुन वुकोंग या मंकी किंग। ब्लैक मिथ वुकोंग हाल में प्रचलित हुआ वीडियो गेम सन वुकोंग की कहानी के ऊपर ही बेस्ड है। चीनी लोक कथाओं के अनुसार सन वुकोंग का जन्म एक पत्थर से हुआ। दिव्य शक्तियां हासिल करने के बाद वो देवताओं से युद्ध लड़ता है, जिसके चलते बुद्ध उसे एक पहाड़ पर कैद कर लेते हैं। कहानी के अनुसार वुकोंग बंदरों का राजा है। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है। वो रूप बदल सकता है और एक ही छलांग में कई हजार मील भूमि छलांग लगा सकता है। और जर्नी टू द वेस्ट के अनुसार हेन सांग जब भारत की यात्रा पर जाते हैं, मंकी गॉड भी उनके साथ जाता है ताकि भूतों, राक्षसों, ड्रैगन्स के साथ लड़ाई में उनकी मदद कर सके। हेन सांग के साथ जाने वाले दूसरे किरदारों में एक स्वर्ग से निष्कासित एक जनरल और एक सफेद ड्रैगन हॉर्स होता है। ये सब हेन सांग के शिष्य होते हैं और यात्रा में उनकी मदद करते हैं। नॉवेल के अनुसार इन सब का लक्ष्य भारत में गिद्धकूट पर्वत तक पहुंचना होता है ताकि वहां से वो बौद्ध ग्रंथ लेकर वापस लौट सके। इस नॉवेल को आप पढ़ेंगे तो इसमें अधिकतर मिथकीय एलिमेंट्स है, लेकिन मोटा माटी कहानी का सार इतिहास से लिया गया है। मसलन हेन सांग सच में भारत आए थे। इसी प्रकार गिद्धकूट पर्वत भी एक असली स्थान है जो आज के बिहार के राजगृह में पड़ता है। गिद्धकूट पर्वत के बारे में माना जाता है कि इस स्थान का गौतम बुद्ध से गहरा रिश्ता था और यहाँ उन्होंने कई प्रवचन भी दिए थे।
इतना समझ गए तो आपको ब्लैक मिथ वुकोंग का इंडिया कनेक्शन भी समझ आ गया होगा। फिलहाल अपन ह्वेनसांग की असली कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि ह्वेनसांग की कहानी केवल दिलचस्प ही नहीं, इसमें हमें 1300 साल पुराने भारत के बारे में भी कई बातें पता चलती है। ह्वेनसांग ने सिल्क रूट के रास्ते भारत तक यात्रा की। अपनी यात्रा वृत्तांत में वे ताशकंद, बैक्ट्रिया और गंधार जैसे शहरों में बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों का जिक्र करते हैं, जिससे पता चलता है कि ह्वेनसांग के वक्त में बौद्ध धर्म का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी प्रभाव था। एक जगह वो बताते हैं कि उनकी मुलाकात 2000 तुर्क घुड़सवारों की एक टोली से हुई, जो यात्रियों को लूटकर सामान आपस में बांट लेते थे। इनके अलावा भी ह्वेनसांग ने भारत के कई शहरों का जिक्र किया। मसलन कश्मीर के बारे में बताते हैं कि वहां 100 से ज्यादा मठ हुआ करते थे, जिनमें 5000 के लगभग साधु रहा करते थे। ह्वेनसांग का मुख्य उद्देश्य नालंदा पहुंचना था। इस यात्रा में उन्होंने कानकुब्ज यानी कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी जैसे शहरों की भी यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय आम जीवन के बारे में जो कुछ देखा उसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार देते हैं। भारत में कई सारे राज्य हैं जो शहरों और गांवों में बटे हुए हैं। शहरों में चौकोर चारदीवारी होती है और गलियों में दुकानें लगती हैं। ह्वेनसांग बताते हैं कि भारत के घरों के अंदर गाय का गोबर लीपा जाता था और घरों को फूलों से सजाया जाता था। इस प्रकार भारत के आम जीवन का चित्रण करते हुए ह्वेनसांग ने आम लोगों के पहनावे, खान पान, रीति रिवाज की भी डिटेल में बात की है। ऐसी डिटेल्स उस वक्त के किसी और ग्रंथ में मुश्किल से मिलती है। आम जीवन से हटकर राजाओं की बात करें तो भारत में ह्वेनसांग की मुलाकात सम्राट हर्षवर्धन से भी हुई। हर्षवर्धन ने उन्हें एक धर्म सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। बकौल ह्वेनसांग, भारत में विभिन्न मतों के बीच डिबेट हुआ करती थी और इस बहस को सुनने में राजा महाराजा भी दिलचस्पी दिखाते थे। ह्वेनसांग लिखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन उन्हें प्रयाग के कुंभ मेले में भी लेकर गए, जहां उन्होंने देखा कि सम्राट लोगों में खूब दान दक्षिणा बांटते हैं। ह्वेनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन की सेना के बारे में लिखा, जिसके अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे और वहीं घुड़सवारों और हाथियों का भी युद्ध में इस्तेमाल होता था। ह्वेनसांग लिखते हैं, हर्षवर्धन एक योग्य शासक हैं। उनके राज्य में विद्रोह की घटनाएं कम होती हैं, लोगों पर टैक्स भी कम लगाया जाता है और राजकोष का अधिकतर पैसा जमीन पर टैक्स लगाकर जमा किया जाता है। ह्वेनसांग ने कुल 14 वर्ष भारत में बिताए। उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ हासिल करना था। उनका यह उद्देश्य पूरा हुआ नालंदा में। 637 ईस्वी के आसपास ह्वेनसांग नालंदा आए। उन्होंने कुल मिलाकर 5 वर्ष नालंदा में बिताए। यहाँ उन्हें मोक्षदेव नाम मिला। ह्वेनसांग ने नालंदा के एक चांसलर शिलाभद्र का जिक्र किया है, जो ह्वेनसांग के अनुसार योग शास्त्र के सबसे बड़े शिक्षक थे। नालंदा से लौटते हुए ह्वेनसांग 637 ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़े 150 अवशेष अपने साथ वापस ले गए। कहानी कहती है कि यह सब ले जाने में ह्वेनसांग को 20 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। यह सब सामान लेकर 645 ईस्वी में वो चीन वापस लौटे थे। यहाँ उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में ट्रांसलेशन किया और रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस किताब में ह्वेनसांग ने कुछ ऐसी बातें भी लिखी है जो वास्तविक नहीं मालूम पड़ती। मसलन किताब में उन्होंने ड्रैगन प्रजाति के ऐसे जीवों का वर्णन किया है जो अपना रूप बदलकर घोड़ा बन जाते थे और इन घोड़ों और महिलाओं के संसर्ग से एक ऐसे ड्रैगन मैन पैदा होते थे जो पूरा का पूरा शहर बर्बाद कर सकते थे। इस प्रकार कपिलवस्तु के पास उन्होंने एक ऐसे स्तूप का जिक्र किया है जहाँ एक ड्रैगन और सांप में मिले जुले स्वरूप वाला एक जीव तालाब से निकलकर स्तूप की परिक्रमा करता था और एक हाथी अपनी सूंड में फूल पकड़कर स्तूप पर चढ़ाता था। ह्वेनसांग के लिखे में इन बातों के जिक्र से पता चलता है कि शायद ऐसी लोक कथाएं उन्होंने सुनी होंगी और इन्हीं के आधार पर 16वीं शताब्दी में रुझोंग नाम के एक चीनी लेखक ने एक उपन्यास गढ़ा और उसी के बेस पर एक वीडियो गेम बना है, जिसमें आप खुद मंकी गॉड बनकर एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।